अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नॉवल मेरा सितमगर कैसा लग रहा है? अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा। कमरे में आकर बेड पर बैठ गई। उसे यकीन था कि वो उसे कोई बहुत बुरी सजा देने वाला है, लेकिन फिलहाल तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। न जाने शाहजर उसके साथ क्या करने वाला था। ये सोचते सोचते उसका दिल बहुत बुरी तरह से धड़कने लगा। आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उसने बेड की क्राउन से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। जब थोड़ी देर बाद उसे कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो फौरन सीधी होकर बैठ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया और उसके पीछे बैठकर उसकी कमीज की जिप खोली। अबान बिना कुछ बोले सांस रोके आंखें बंद की बैठी रही, जबकि उसका सारा जिस्म कांप रहा था। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ जैसे वो उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा हो। ये एहसास गलत नहीं था, वो ऐसा ही कर रहा था। उसके जख्मों पर मरहम लगा के कमीज की जिप बंद की और उसके कदमों में आकर बैठकर पैर का जख्म साफ कर बिना कुछ बोले वापस कमरे से बाहर निकल गया। जबकि अबान समझ नहीं पा रही थी कि वो उस पर गुस्सा करने चिल्लाने के बजाय इतना नॉर्मल कैसे है। उस वक्त तक तो उसे कत्ल कर देना चाहिए, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह रहा था। थोड़ी देर बाद शाहजर कमरे में वापस आया तो उसके हाथ में कुछ दवाइयां और दूध का गिलास था, जो उसने उसके हाथ में लाकर रखा। कुछ देर तो वो ऐसे गिलास और दवाइयों को देखती रही, लेकिन जब उसने नोट किया शाहजर उसे घूर रहा था, उसने एक ही सांस में दवाई ली और दूध का गिलास खाली कर दिया। गुड गर्ल, बस इतना कहकर गिलास उसके हाथ से लेकर टेबल पर रख दिया। जब अबान ने अपने ऊपर कंबल सीधा करना चाहा, लेकिन अगले ही पर शाहजर ने कंबल उठाकर दूर फेंक दिया। खड़ी हो जाओ, सर्द लहजे में कहा। अबान चुपचाप खड़ी हो गई। मैंने कहा था ना, तुम्हारी हर गलती की सजा मिलेगी, लेकिन तुम बाज ही नहीं आती, तो अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम सारी रात यहीं पर खड़ी रहोगी। शाहजर उसे सजा सुनाते हुए खुद बेड पर लेट गया। बस इतनी सी सजा? अबान चहकी, फिर चुप हो गई। कहीं ये छोटी सजा समझकर शाहजर उसे कोई बड़ी सजा ना देते, लेकिन उसकी बात पर शाहजर का कहका बेसाख्ता था। वो ऐसे ही बेड पर लेटकर उसे देखता रहा, जबकि अबान कभी उधर कभी इधर, कभी तेज तेज अपने हाथ हिलाती तो कभी दुपट्टा हिलाती तो कभी अपने पाँव की लटें निकालकर पीछे फूंक मारती, अपने बालों की लटें निकालकर पीछे फूंक मारती। यानी कि वो इस सजा को काफी एंजॉय कर रही थी। लेकिन तकरीबन 10 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि ये सजा इतनी भी आसान नहीं है। उसकी टांगें दुखने लगी, पैर में पहले ही तकलीफ थी, खड़े होने की वजह से उसके कमर में दर्द शुरू हो गया। जबकि उसके एक्सप्रेशन देखकर अब शाहजर को मजा आने लगा था। गुड नाइट जान, बस इतना कहकर वो करवट लेकर सोने लगा। जब तक तकरीबन 5 मिनट के बाद अबान के सूसू की आवाज आना शुरू हो गई। शाहजर ने पलट कर देखा तो वो आंसू बहा रही थी। दोनों हाथ किसी मुजरिम की तरह बांधे, नजरें जमीन पर गाड़े वो रोने में मसरूफ थी। जब शाहजर ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे खींचकर अपने ऊपर गिराया। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी अबान, इसके बाद मैं तुम्हें कभी माफी नहीं दूंगा। बस इतना कहकर जबरदस्ती उसका सर अपने सीने पर रखा और उसे बाहों में ले लिया। सो जाओ, मुझे उम्मीद है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। उस पर कंबल सीधा किया। जबकि इतना भागने और फिर इतनी देर खड़ा रहने की वजह से अबान भी काफी थकी हुई थी। शाहजर का मेहरबान सीना मिलते ही वो नींद की वादियों में गुम हो गई। शामीन, मेरे ख्याल में आपको शाहजर के बारे में अपने माँ बाप को बता देना चाहिए। शाहजर 5 माह का हो चुका था और आपकी खुशियों पे आपके माँ बाप का भी हक है। आप उनकी इकलौती औलाद हैं और आप उन्हें इस खुशी से महरूम नहीं कर सकते। आमना ने समझाते हुए कहा। नहीं आमना, ये खुशी मेरी और तुम्हारी है। शाहजर हमारी औलाद है और मैं तो तुम्हें ये बताने वाला था कि बहुत जल्द कंपनी की तरफ से मुझे एक फ्लैट मिलने वाला है और अब हम वहां रहेंगे। तुम दुआ करो कि मेरा प्रमोशन हो जाए। शामिर ने एक बार फिर उसे बातों में लगाते हुए कहा। जबकि आमना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शामिर उससे क्या छुपा रहा है। यकीनन उसके बाप ने उसकी बीवी और बच्चे को कबूल करने से मना कर दिया होगा, क्योंकि उसकी मां बनने की खबर सुनकर शामिर कितनी खुशी से अपने बाप को फोन करने गया था, लेकिन जब वापस आया तो बहुत उदास था। आमना तो उसी दिन समझ चुकी थी कि उसके बाप ने उसे कबूल करने से मना कर दिया, लेकिन शामिर ने यह कहकर टाल दिया कि उसने किसी को फोन किया ही नहीं। बाबा सारी रात अबान का इंतजार करते रहे, लेकिन अबान नहीं आई। यकीनन वो पकड़ी गई थी। अब न जाने शाहजर उसके साथ क्या सलूक करे। कैसा बेरहम इंसान है जिसे उस पर तरस भी नहीं आता। अभी वो यही सब कुछ सोच रहे थे जब गनवा का फोन बजा। हेलो मिस गनवा, आप ये जॉब करना भी चाहती हैं कि नहीं? आए दिन छुट्टी, आए दिन लेट आना, और अगर आपको इस जॉब के में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज हमें बता दे ताकि हम एक न्यू एडिटर का इंतजाम कर सके। उसे उम्मीद ना थी कि बॉस उसे फोन करेगा। आई एम सॉरी सर, मैं बस आ ही रही थी। कुछ मसाइल की वजह से पिछले कुछ दिनों में गड़बड़ हो रही है, इसलिए माजरत। गनवा ने कहा। देखिए मिस गनवा, आपके पर्सनल मसाइल खत्म नहीं हो रहे और अगर यही सब कुछ चलता रहा तो हमें आपको इस जॉब से आउट करना होगा। ये तो हमने शारेस के कहने पर आपको जॉब दे दी, वरना आप जॉब के काबिल नहीं हैं। बॉस ने उसे सुनाते हुए ये भी बता दिया कि उसे ये जॉब सिफारिश पर मिली है। फोन बंद होने के बाद उसे रेस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। समझता क्या है अपने आप को, हर जगह हीरो बनने की कोशिश करता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिफारिश करने की? मुझे सिफारिश की नहीं
सिफारिश की नौकरी नहीं चाहिए बाबा। उसने बाबा से कहा, नहीं बेटा, ये लड़का हर जगह हमारी मदद करता है, पहले भी उसके हम पर बहुत एहसान है और ये नौकरी भी तुम्हें उसी की वजह से मिली है, तुम्हें उसका एहसान मानना चाहिए, न कि इस तरह गुस्सा करना चाहिए। बाबा ने समझाते हुए कहा, ये बात तो गनवा भी मानती थी कि शाहरेज ने उसका बहुत साथ दिया है और शायद उस नौकरी के लिए वो उसकी सिफारिश ना करता तो ये नौकरी भी उसे कभी न मिलती, क्योंकि उसका बॉस उसे इस जॉब के काबिल नहीं समझ रहा था। सुबह जब अबान की आंख खुली तो रोज की तरह आज भी वो शाह की बाहों में थी, लेकिन आज उसकी पकड़ इतनी सख्त ना थी जितनी कि रोज होती थी। शायद उसके जख्मों की वजह से शाह को उस पर तरस आ गया था। लेकिन जब अबान ने गौर किया तो शाह एकदम नक सक सा तैयार होकर लेटा हुआ था, जैसे कि पहले दिन, जिसका मतलब था कि वो जागा हुआ है और सिर्फ उसे तंग करने के लिए ऐसे लेटा है। खैर, रात न जाने किस तरह से उसे अबान पर तरस आ गया। जो भी हो, रात अबान बच गई थी। छोड़ें प्लीज, वो हल्का सा मनमनाई, क्योंकि उसकी मार के बाद उसे शाह से बहुत खौफ आने लगा था। न जाने शाह को कब गुस्सा आए और कब उसे मारने पर उतर आए। उसकी आवाज सुनकर शाह ने आंखें खोल दी। बड़ी कमाल की नींद है तुम्हारी, खुलने का नाम ही नहीं लेती। वैसे बड़ी कोशिश की मैंने तुम्हारी आंखें खोलने की, लेकिन तुम्हारी नींद, उफ, शाह ने आह भर कर कहा। उसके माथे पर बोसा देकर उठकर खड़ा हो गया। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं जाना है? उठते हुए बिल्कुल हल्की सी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में खौफ शाह ने बहुत नोट किया। वो उससे नजर तक नहीं मिला रही थी। कल रात भी उससे इसी तरह बात कर रही थी, जो शाह को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। हाँ, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है, मैं जाता हूँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। शाह ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अबान बस इतना कहकर जाने लगी। जब पहले दिन अबान यहाँ आई थी तब वो उससे कितने अच्छे से बात कर रही थी। उस दिन उसकी नजरों में कोई डर, कोई खौफ नहीं था, जो आज शाह देख रहा था। शायद समझ सकता था कि ये डर सिर्फ उस दिन की वजह से है। शाह को अपने आप पर अफसोस हो रहा था कि आखिर क्यों उसने बुरे तरीके से उसे मारा। अब वो उससे बात करने से भी डर रही थी। वो वापस आई तो उसके हाथ में एक ग्रीन कलर का ड्रेस थी। अरे, मैंने ब्लैक पहना है, तुम ग्रीन पहनोगी? बिल्कुल भी नहीं, आज तुम्हारे लिए ड्रेस मैं निकालता हूँ। ये कहकर वो अंदर चला गया और अबान को मालूम था कि वो काले रंग के ही कपड़े निकाल कर लाएगा, क्योंकि वो जब से यहाँ आई थी उसने काले रंग के ही कपड़े पहने थे। शायद उसे काला रंग बहुत पसंद था। अंदाजे के मुताबिक वो बाहर आया तो उसके हाथ में काले रंग की ही ड्रेस थी। जाओ ये पहन कर आओ, उसके हाथ में ड्रेस पकड़ाते हुए कहा। अबान बिना कोई चू चरा किए वापस वॉशरूम में चली गई। वो बाहर निकली तो शाह बेड के लेटा हुआ इंतजार कर रहा था उसका। ब्यूटीफुल, उसे देखते हुए उठकर खड़ा हो गया। यही नहीं कि तुम पर सिर्फ ब्लैक कलर सूट करता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा उस दिन तुमने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था, उस दिन भी गजब ढहा रही थी। शाह की अबान पर हर कलर सूट करता है, उसका माथा चूमते हुए कहा। पता नहीं ये निकाह के 2 लफ्जों का असर था या कुछ और, लेकिन उससे शाह का अपने करीब आना उससे बुरा ना लगता था। पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर हम दोनों लंच करेंगे और फिर घूमने जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पर। बताओ तुम्हें कहाँ कहाँ जाना पसंद है? शाह ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा। शाहदर काफी देर उसके जवाब का मुंतजिर उसे देखता रहा, लेकिन शायद अबान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अरे यार, ऐसे कैसे चलेगा? जब तक तो मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं चलेगा तो तुम्हें कैसे मैं जानूंगा? अबान अब भी कुछ नहीं बोली। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें अपनी पसंद की जगह पर ले चलता हूँ। अब जरा स्माइल करके तो दिखाओ। जैसे रात को सजा सुनकर मुस्कुराई थी, उसे अचानक याद आया तो वो भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि अबान को वो सजा बहुत आसान लगी थी। शायद वो ये नहीं जानती थी कि हर इंसान एक हद तक कोई भी काम कर सकता है। लेकिन इससे पहले या उसके बाद ना तो अबान मुस्कुराई थी और ना ही उसकी तरफ देखा था, जो शाहजर को बिल्कुल अच्छा ना लग रहा था। लाला की वजह से उसने अपनी प्रिंसेस को कितनी तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन अब उसने वादा कर लिया था अपने आप से, चाहे कुछ भी हो जाए वो अबान को कोई तकलीफ नहीं देगा। जरा सा ही प्लीज मुस्कुरा दो, शाह ने मुस्कुराकर कहा तो वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, जबकि उस वक्त वो डर के मारे रोना चाहती थी। लेकिन इस वक्त वो शाह को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, क्योंकि उसके गुस्से को हैंडल करना अबान के बस में ना था। दैट्स माय गर्ल, उसकी स्माइल पर खुश होकर उसे अपने साथ ले जाने लगा। निकाह को जैसे ही खबर मिली हमजा मुल्तान के लिए निकल चुका है, वो हमजा के फ्लैट में आ गई। अशरफ उनसे नजरें चुराकर पहले ही उसके फ्लैट की डुप्लीकेट की बनवा चुका था। इस बार निगाह ने अपने किसी आदमी पर यकीन नहीं किया, बल्कि वो खुद आई, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यहाँ पर रिमशाही है। उस इलाके में ज्यादा लोग ना थे और ना ही अरादिया किसी से ताल्लुक रखती थी कि लोग उन्हें जाने, इसलिए अरादिया से मिलने कौन आता है और कौन नहीं, इस बात का यहाँ किसी को भी कोई लेना देना ना था। निगाह बेगम डुप्लीकेट की मदद से फ्लैट के खोलकर अंदर आई, जहाँ सामने मास्टर साइज फ्रेम में हमजा, अरादिया और मिशी की फोटो लगी थी, जिसे देखते ही निकाह बेगम की आंखें चमक उठी, जबकि अशरफ परेशान हो चुका था। मैडम, ये तो रिमशाही है, अशरफ ने कहा। मुझे यकीन था कि ये रिमशाही होगी, वरना सुफियान मलिक जैसा बंदा इस तरह से अपनी मंजिल से पीछे हट जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं। वो मुझे चूना लगाने की कोशिश कर रहा था। निगाह बेगम को अशरफ, नजर रखो इस लड़की पर, जैसे ही आती है मुझे खबर करो और इसका फोन नंबर ढूंढो। बहुत हवाओं में उड़ लिया है रिमशा रानी, अब तुम्हारे पर यह निगाह बेगम काटेगी।
शाहजहां शक्ल सूरत के हिसाब से बिल्कुल शामिर पे था, लेकिन जिद और अकड़ के मामले में बिल्कुल अपने दादा पे। अगर शामिर का बाप उससे मिलता तो उसे अपने आप ही पता चल जाता कि उसका पोता है। शाहजहां बचपन से ही गुस्से का बहुत तेज था, कोई भी गलत बात उसे बर्दाश्त न होती। स्कूल में एक दिन किसी ने उसके बाप को गाली दी, जिसके बदले में अपने बैट से उसका सर फोड़ाया। बच्चे के वालिदैन ने प्रिंसिपल से शिकायत की, जिसकी वजह से शाहजहां को स्कूल से ही निकाल दिया। अगले हफ्ते उसकी 10वीं बर्थडे थी और शाहजहां ने अपने बाप से साफ कह दिया था कि उसकी बर्थडे पर उसे साइकिल चाहिए, वरना वो इससे बात नहीं करेगा। शाहजहां ऐसे ही था, अपनी मर्जी की चीज न मिलने पर वो एक एक महीना अपने बाप से बात न करता जब तक वो चीज उसे मिल न जाती। हमजा और आराध्या मुल्तान पहुंच चुके थे। वो सीधे शाहजहां के घर आए, क्योंकि मुल्तान में हमजा का ठिकाना भी शाहजहां की हवेली ही था। यहाँ पहुंचे तो देखा कि शाहजहां घर पर नहीं है, तो नौकरों से पूछा। उन्हें बताया कि साहब और मैडम डॉक्टर के पास गए हैं। साहब तो ठीक है, लेकिन ये मैडम कौन है? हमजा सरप्राइज देने आया था, लेकिन यहाँ तो खुद ही सरप्राइज हो गया था। आपको नहीं पता, शाह साहब ने शादी कर ली है, वो भी लड़की को उठाकर जबरदस्ती निकाह पढ़वाया है और इसे इतना मारते हैं कि क्या बताएं, बात बात पर मारते हैं। वो भी परसों तो उसे बेल्ट से मारा, हमें लगा बच्ची बेचारी मर ही गई है, लेकिन ना, अभी उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी। साहब तो एकदम पगला ही गए, इतना रोए कि क्या बताएं। फिर वो डॉक्टर के पास लेकर गए, कल रात ही वापस लेकर आए और अब फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। मुझे यकीन है कल रात साहब ने फिर से उन्हें मारा होगा। है इतनी मासूम लड़की है, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन शाह साहब को तो तरस भी नहीं आता उस बेचारी पर। नौकर ने उसे सब बताया। हमजा को यकीन था कि वो लड़की जरूर लाला की बेटी होगी, लेकिन यहाँ तो शाहजहां के इरादे कुछ और ही थे। उससे निकाह कर लिया, ये हमजा समझ नहीं पा रहा था। हमजा वो लड़की कौन है और शाह भाई उसे इस तरह से क्यों मारते हैं? आराध्या ने पूछा। क्या ये वही लड़की है जिससे शाह भाई मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं? लेकिन अगर शाह भाई उससे इतनी मोहब्बत करते हैं तो उसे इस तरह से क्यों मारते हैं नौकरों के सामने? शाह भाई गुस्से के तेज है, लेकिन मुझे कभी ऐसे नहीं लगे थे। मुझे तो अफसोस हो रहा है, आराध्या ने कहा। अब ये सब कुछ तो वही बताएगा। बस इतना कहकर हमजा ने अपनी जेब से फोन निकाला और शाह को फोन करने लगा। अरे हमजा, कैसा है तू? आज मैं तुझे फोन करने ही वाला था। शाह ने फोन उठाते हुए कहा। तू जहां भी है घर पहुंच, मैं इस वक्त मुल्तान में हूँ। हमजा ने बस इतना कहकर फोन काट लिया। उसके गुस्से से भरी आवाज को सुनकर शाह मुस्कुराए। उसे यकीन था कि हमजा को उसकी शादी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। चलो प्रिंसेस, तुम्हें तुम्हारे देवर से मिलवाते हैं। वो दोनों अभी हॉस्पिटल से निकले थे, मतलब वो कहीं भी घूमने के लिए नहीं जा रहे थे। अबान को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसने सोचा था कि चाहे शाह उसे सूली पर क्यों न लटका दे, लेकिन वो उसके साथ नहीं रहेगी, भागने की कोशिश जरूर करेगी। अबान और शाह जब घर पहुंचे तो हमजा और आदिया उसका इंतजार कर रहे थे, जबकि वो जानता था कि आज हमजा से बहुत नाराज होगा। उसका नाराज होने का हक भी बनता है, क्योंकि उसने हमजा से छुपाकर शादी की। हमजा के अलावा उसका था ही कौन जो उसकी खुशियों में शामिल होता, लेकिन उसने हमजा को भी अपनी शादी के बारे में ना बताया। बताता जरूर बताता अगर अबान लाला की बेटी ना होती। लाला की बेटी से शादी करने का उसका कोई इरादा ना था, लेकिन अबान के साथ तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। अबान से शादी करने का इरादा वो पहले ही कर चुका था, जिसके बारे में हमजा भी जानता था। अबान, तुम थोड़ी देर अपनी देवरानी के साथ बैठकर बातें करो, तब तक मैं तुम्हारे देवर को सब कुछ समझा के आता हूँ। आराध्या भाभी ये है आपकी जेठानी अबान, और अबान यही आराध्या भाभी है। अब आप दोनों एंजॉय करो। चल हमजा, मुझे तुझसे बात करनी है। बस इतना कहकर शाह कमरे में चला गया और हमजा भी उसके पीछे आया। शाह, क्या वो लड़की अबान है? उससे तो शादी करना चाहता था? हमजा ने कमरे में आते ही पूछा, क्योंकि बाहर उसने अबान कहकर पुकारा था। हाँ, मैंने तुझे पहले ही बताया था कि मैं अबान से शादी करूंगा, शाह ने पुरसकून होकर कहा। मतलब वो लड़की अबान है? तो फिर लाला की बेटी का क्या हुआ? मेरा मतलब है तेरे बदले का क्या हुआ? हमजा ने पूछा। वो लाला की बेटी है हमजा। उसके बाद शाह ने शुरू से लेकर अब तक सब कुछ बता दिया। कैसा अजीब इत्तेफाक था, शाह जिस इंसान से नफरत करता था उसे उसी की बेटी से मोहब्बत हो गई। यकीनन इसमें भी अल्लाह की कोई रजा होगी। तुझे यकीन है कि वो भागने की कोशिश नहीं करेगी? हमजा ने पूछा। नहीं, वो जरूर भागेगी, मुझे पता है कि वो जरूर भागने की कोशिश करेगी, शाह ने पुरसकून होकर जवाब दिया। तो अब तू क्या करेगा? मेरा मतलब है अगर वो भागकर कहीं दूर निकल गई, कैसे पहुंचेगा उस तक? हमजा ने पूछा तो शाह मुस्कुरा दिया। हमजा जानता था कि शाह ने उस बारे में भी कुछ न कुछ सोच रखा होगा। मेरा ख्याल है हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए, हमजा ने मशवरा दिया। नहीं, अब मैं अबान को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब तक मैं लाला से बदला ले लूं तब तक ये शहर छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तुझे लाला के साथ जो करना है लेकिन अबान के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। तुझे मुझसे वादा करना होगा। हमजा को ये प्यारी सी लड़की बहुत अच्छी लगी जो उसके भाभी के रूप में उसके सामने खड़ी थी, और अब वो उसके साथ कुछ भी गलत होते नहीं देखना चाहता था। उसकी बात सुनकर शाह ने हाँ में गर्दन हिलाई। तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो, लेकिन रिश्ता तो बड़ा है। आराध्या तब से अबान से बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। आराध्या को समझ नहीं आ रहा था कि शाह अगर इस लड़की से इतनी मोहब्बत करता है तो उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों करता है। अबान, तुम मुझे अपनी बहन के जैसे ही समझो, प्लीज
प्लीज इस तरह से उदास मत हो, मैं समझ सकती हूँ जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो बहुत गलत है। मुझे हमजा ने बताया कि शाह भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाह भाई दिल के बुरे नहीं है और मैं हूं ना हर कदम पे तुम्हारे साथ। तुम्हें बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपनी बहन की तरह समझो। आप मेरी एक मदद करेंगी? अबान कब से उसकी बातें सुन रही थी। अगर वो उसके लिए कुछ भी करने की तैयार थी तो फिर मदद तो कर ही सकती थी। हाँ क्यों नहीं, बताओ मुझे, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। आराध्या ने उसे प्यार से पिचकारते हुए कहा। आप मुझे अपना फोन देगी, मैं अपनी बहन को फोन करके बता दूंगी कि मैं ठीक हूँ। अबान ने हिचकाते हुए कहा। हाँ क्यों नहीं, ये लो मेरा फोन। आराध्या ने फौरन से अपना फोन दे दिया। वो फोन लेकर अंदर कमरे में आ गई। शाह और हमजा बहुत देर से कमरे में गए थे। उसे यकीन था जब तक वो फोन पे बात करती है तब तक वो वापस नहीं आएंगे। आराध्या के सामने बात करने की बजाय उसका फोन कमरे में ले आई। आपको अब क्या पता राधा भी कहीं शाह की जासूस ना हो। हेलो, कौन बात कर रहा है? लाला ने पूछा। बाबा मैं अबान बात कर रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं भागने में नाकामयाब हो गई हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर से कोशिश करूंगी। अबान ने जल्दी जल्दी बताया। अबान मेरी बच्ची ठीक तो है? बाबा ने बेचैनी से पूछा। मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकती बाबा, बस आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी वो लाला से बात कर रही थी कि किसी ने उसके हाथ से फोन छीन कर दीवार पर दे मारा। कौन सी सामान समझ आती है तुम? अबान क्यों नहीं समझती थी कि लाला से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, उससे बात नहीं कर सकती तुम? वो गुस्से से धारते हुए उसकी तरफ बढ़ा। प्लीज मुझे मत मारिएगा, नहीं करूंगी किसी से बात, मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे मारिए नहीं। अबान पीछे होते दीवार से जा लगी जबकि दोनों हाथों से उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। प्लीज नहीं, मेरे पास मत आए, मुझे मत मारे, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। रोते हुए अबान का सारा जिस्म कांप रहा था। शाह उसके करीब आया और एक झटके से उसका बाजू पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कह रहा मैं तुम्हें। उसे अपने सीने से लगाए नरमी से उसके बाल सहलाते हुए बोला। रिलैक्स, कुछ नहीं कहूंगा मैं तुम्हें, लेकिन तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी, नहीं करोगी ना? उसे अपने सामने करते उसके खौफसदा आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं करूंगी। जवाब ना पा नहीं करोगी ना? जवाब ना पाकर फिर पूछा। नहीं। अबान बस इतना ही बोली। खौफ से उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। गुड गर्ल, उसका माथा चूमकर हाथ पकड़कर बाहर ले आया। आज शाह की 10वीं सालगिरह थी। उसके बाप ने जैसे तैसे उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जिसके लिए वो बहुत खुश था। उसने केक काटा और हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी माँ को खिलाया। और बेटा तुम्हारी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूंगा और केक तुम पहले अपनी माँ को खिलाते हो, ये तो बड़ी ज्यादती है। शामिर ने दहाई दी। जी नहीं, कोई ज्यादती नहीं है। मैं मामा को केक इसलिए खिलाता हूँ क्योंकि मामा मुझे आपसे ज्यादा प्यार करती हैं। शाह ने जवाब दिया। तुम ये कैसे कह सकते हो? ये भी तो हो सकता है कि मैं तुमसे तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार करता हूँ। शामिर ने कहा। हाँ हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में माँ के प्यार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। माँ माँ होती है और मामा सारा वक्त मेरे पास होती है। आप तो अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाह ने मुंह बनाकर कहा। बुरी बात शाहजद, तुम्हारे बाबा भी तो तुम्हारे लिए ही करते हैं ना। वो तुम्हारे लिए ऑफिस में ज्यादा वक्त काम करते हैं ताकि वो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। वो नहीं चाहते कि जो चीज तुम्हारे दोस्तों के पास है वो तुम्हारे पास ना हो, इसलिए सारा वक्त ऑफिस में गुजारते हैं, ओवर टाइम करते हैं। तुम्हारे बाबा तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। आमना ने मुस्कुराकर कहा। आतिफ के बाबा उसे छोड़कर चले गए। आप तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? न जाने शाहजद के दिल में क्या समाए कि ये सवाल पूछने लगा। कुछ दिन पहले उसके दोस्त आतिफ के माँ बाप की तलाक हो गई थी और आपकी सारी जिम्मेदारी उसके माँ पर आ गई थी। बेटा मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। शामिर ने शाह का माथा चूमते हुए कहा। जब फोन बजने लगा शामिर ने फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? शामिर ने पूछा तो दूसरी तरफ से रोने की आवाज आ रही थी। बेटा तुम घर आ जाओ, तुम्हारे बाबा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहते हैं। अम्मा भी ने उसके सर पर धमाका करते हुए कहा। ठीक है अम्मा, हम आते हैं। शामिर ने कहा। नहीं शामिर, अपनी बेबी को लेकर यहाँ मत आना, तुम्हारी बाप की जिंदगी के चंद दिन बचे हैं, उन्हें स्कूल से गुजारने दो। बस इतना कहकर अम्मा ने फोन बंद कर दिया जबकि शामिर परेशान हो चुका था। क्या हुआ आप बाबा को, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसका फोन था? शाहजहां ने पूछा। पता नहीं बाबा को क्या हुआ है, डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया, उनकी जिंदगी के सिर्फ चंद दिन बचे हैं। शामिर ने परेशान होकर आमना को बताया। शामिर आपको उन्हें देखने जाना चाहिए, आमना ने उसे हौसला देते हुए कहा। आमना मैं तुम दोनों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। शामिर हम अकेले कहाँ हैं, मैं और शाहजहां एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे, आप हमारी फिक्र न करें। जब वहां सब कुछ ठीक हो जाए तो आप आ जाना, आमना ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। हमजा अपनी बीवी को एक नया फोन लेकर दो, शाह ने कमरे से बाहर आते हुए कहा। उसकी बात पर हमजा मुस्कुराया क्योंकि इस महीने के उसके हाथ से टूटने वाला ये चौथा फोन था। फोन तोड़ना तो शाहजहां का फेवरेट काम था। वो दोनों जब कमरे से निकले तो आराध्या अकेले बैठी थी। जब हमजा ने वजह पूछी तो उसने सब सच बता दिया कि अबान उसके फोन से अपने घर वालों को फोन करके अपनी ही खैरियत बता रही थी। जबकि उसकी बात सुनकर शाह गुस्से से कमरे में चला गया। उसके अंदाजे से उसे ये तो पता चल चुका था कि अबान को फोन पर किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन क्यों ये अभी तक पता नहीं चला था।
सॉरी आराध्या भाभी, आपका फोन मेरे हाथों शहीद हो गया। शाहजहां ने मुस्कुरा कर कहा, चलो आज शॉपिंग करने चलते हैं, साथ आराध्या का फोन ले लेंगे और लंच भी बाहर कर लेंगे। हमजा ने आइडिया दिया। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्या ख्याल है अबान? उसने अबान की तरफ देखते हुए कहा। अबान तो पहले यहाँ से बाहर निकलने का मौका ढूंढ रही थी ताकि वो यहाँ से भाग सके। फौरन गर्दन हाँ में हिला दी, जबकि मुल्तान में आराध्या को कोई नहीं जानता था, जिसकी वजह से वो भी पुरसकून होकर उनके साथ चलने को तैयार हो गई। शाह एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान इधर से उधर न कर रहा था, सारे वक्त उसका हाथ पकड़ के रखा, यहाँ तक कि सारी शॉपिंग भी अपनी मर्जी से किया। अबान ने ना हाँ किया और ना ही इनकार, क्योंकि एक बार इनकार करने की कोशिश में शाह की खुरी देख चुकी थी। उसके बाद शाह ने उसके लिए जो कुछ भी लिया उसने बिना चू चढ़ा के ले लिया। अबान ने बहुत बार उसका हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और हर बार नाकाम ही। शाहजहां, तूने अबान भाभी को वो गिफ्ट दिया जो तूने उनके लिए ले आया था? शाह को पता था कि वो काजल की बात कर रहा है, इसलिए मुस्कुरा दिया। नहीं, अभी नहीं, वो बेचारा तो मेरे जहन से निकल गया, आज दूंगा। उसके बाद वो सब लंच के लिए एक होटल में गए। ये काफी बड़ा और शानदार होटल था। सबने वहां खाना खाया। अबान को यहाँ से निकलने का अब तक कोई मौका नहीं मिला था। फिर कुछ देर बाद आराध्या मिसी को लेकर वॉशरूम चली गई। जब वो वापस आई तो अबान ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। आओ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, आप बैठे, मैं अभी होके आती हूँ। बस इतना कहकर अबान चली गई। यार इतना वक्त हो गया, अबान भाभी वापस क्यों नहीं है? हमजा ने कहा। क्या हो गया हमजा? अभी आ जाएंगी, मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर आराध्या उठकर जाने लगी। जब शाहजहां ने कहा, भाभी आप बैठे, मैं देख कर आता हूँ, लेकिन आप लेडीज वॉशरूम में कैसे जाएंगे? आराध्या ने पूछा। डोंट वरी, वो लेडीज वॉशरूम में नहीं बल्कि होटल से बाहर निकल चुकी है, शाह ने पुरसकून अंदाज में कहा। क्या वो बाहर निकल गई? आपने उसे बाहर जाते हुए देखा है? आराध्या ने पूछा। मेरी नजर उसके हर कदम पर है। इतना कहकर शाहजहां चला गया। अबान होटल के पिछले रास्ते से होटल से बाहर निकल आई। अभी वो नजर बचाकर पार्किंग एरिया से निकल ही रही थी जब गाड़ी के करीब शाहजहां नजर आया, जो उसे ही देख रहा था। भागने का कोई फायदा न था, वो उसे देख चुका था। वो वहीं रुक गई। शाह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब आया। घर चले प्रिंसेस? काफी सर्द लहजे में पूछा गया। जी जी। उसका हाथ पकड़कर तकरीबन घसीटते हुए अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने अपने ड्राइवर को फोन करके उस होटल से हमजा और आराध्या को पिक करने का कहा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने बहुत कोशिश की मैं तुम्हें कोई सजा ना दूं, तुम्हें प्यार और नरमी से बात करूं, लेकिन तुम सीधी बात समझती ही नहीं हो। तुम खुद चाहती हो मैं तुम पर जुल्म करूं। आई एम सॉरी, मुश्किल कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। और जस्ट शट अप, हर बात की सॉरी नहीं होती। वो इतना जोर से दौड़ा कि अबान डरकर गाड़ी के दरवाजे से चिपक गई। अस्पताल से वापसी पर शाह ने कहा गाड़ी वो खुद चलाएगा, जिस पर एक बार फिर से अबान को गुस्सा आ गया। दिमाग ठीक है आपका? बहुत शौक है आपको गाड़ी चलाने का? आराम से बैठ जाए पीछे, वरना। एक पल के लिए तो वो भूल ही गई सामने खड़ा शख्स उसका हमदर्द नहीं बल्कि सितमगर है। जब उसके इस तरह से हुक्म चलाने पर शाह तो खुशी से पागल ही हो गया। जी मैडम, जैसा आपका हुक्म। बस इतना कहकर वो पिछली सीट पर बैठ गया। जब जाके शाह की इज्जत अफसाई पर असफर भी मुस्कुराए बिना ना रह सका। डॉक्टर की सारी हिदायत अबान ने गौर से सुनी और आप गाड़ी में आहिस्ता आवाज से दोहरा रही थी। उसे अपनी इतनी परवाह करते देखकर शाह का दिल चाहा कि वो एक बार फिर से अपना हाथ काट ले या अपना सर किसी दीवार पर दे मारे। अबान अभी बोल ही रही थी कि शाह ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। पहले तो वो बौखलाकर उसे देखने लगी, लेकिन शाह की आंखें बंद थी। फिर उसने घबरा के असफर को देखा, जो सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बना गाड़ी चला रहा था। वो लोग सीधे घर ही आ गए थे। घर आते ही हमजा उसे देखकर परेशान उसके करीब आया था। कैसे कटा तेरा हाथ? बता मुझे, तू ठीक तो है? हमजा सिर्फ कहने का उसका दोस्त नहीं, लेकिन उसे जान से ज्यादा चाहता था। अपनी परवाह करते देख मुस्कुरा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस छुरी लग गई थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने यकीन दिलाते हुए कहा, जैसे हमजा जानता ही ना हो कि उसने खुद अपना हाथ काटा है। देखा मुझे कहाँ चोट लगी है तुझे? वो उसका हाथ देखते हुए बोला। ओ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू इतनी टेंशन मत लिया कर और प्लीज कोई खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, उसने हमजा को मौजू से हटाते हुए कहा, क्योंकि अब हमजा उसके जख्मों का मुआयना करने वाला था और अगर हमजा डॉक्टर बन जाए तो फिर उसकी खैर नहीं, ये वो जानता था। तो अपना ख्याल रखा कर, हम वापस जाएंगे, मैं तुझे वहाँ के डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगा। हाँ करवा लेना जब हम वापस जाएंगे। और अब मैं अपना ख्याल क्यों रखूं? ये शादी क्यों की है मैंने? अबान मेरा ख्याल रखेगी है ना प्रिंसेस? उसने अबान की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ मैं ख्याल रखूंगी, डॉक्टर ने जो कुछ बताया है मुझे सब याद है। अबान ने हमजा को उसकी फिक्र करते देख हमजा को ही देखकर बताया। सबसे पहले तुम मुझे खाना खिलाओगी, जल्दी आओ मुझे भूख लगी है, शाह ने अपना जख्मी हाथ सामने करते हुए कहा, जबकि सबके सामने खाना खिलाने की बात पर अबान परेशान हो गई। मरती क्या न करती उसकी वजह से शाह को चोट लगी थी और अब उसका फर्ज बनता था कि वो शाह का ख्याल रखे। पहले तो वो काफी घबराई, लेकिन एक दो निवाले खिलाने के बाद उसे समझा गया कि कोई भी अबान और शाह की तरफ नहीं देख रहा। वो तो फिर बेफिक्र होकर खाना खिलाने लगी। शाह भाई आपके तो बाएं हाथ पे चोट लगी है, अब दाएं हाथ से खाना खा सकते हैं ना? आराध्या ने शरारत से कहा, जिस पर हमजा ने उसे घूर कर देखा, जबकि शाह ने घूर कर हमजा को देखा। अरे यार नहीं खा सकता ना, निवाला बनाने के लिए बाएं हाथ का भी इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ मुंह में हाथ दाएं हाथ से लेकर जाते हैं। हमजा ने बेतुका सा लॉजिक दिया।
اس کے لوجک کا مطلب ارادہ سمجھی یا نہ سمجھی، لیکن اس کی گھوری کا مطلب وہ سمجھ چکی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد ابان نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے میڈیسن کھلائی۔ حمزہ نے زندگی میں پہلی بار شاہ کو بنا کوئی چوں چرا کیے دودھ پیتے دیکھا اور زہر ہے بس اتنا ہی دو گے۔ دودھ پینے کے بعد شاہ نے پوچھا جی؟ ابان نے نہ سمجھی سے پوچھا میرا مطلب ہے بس اتنی سی میڈیسن ہے یا اور بھی ہیں؟ جی ایک اور ہے اور رات سونے سے پہلے دینی ہے، ابان نے بتایا۔ شکر ہے، بس اتنا کہہ کر وہ حمزہ کے ساتھ کوئی میٹنگ ڈسکس کرنے لگا، جبکہ ابان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ ابان دونوں کی باتوں سے پور ہونے لگی، لیکن شاہ نے اس کے کندھے پر زخمی ہاتھ رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ تو نہ اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی ہل پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے شاہ کا زخم دکھ نہ جائے۔